तो ये जो sciatica का पेन है ये किन लोगों में शुरू हो जाता है? इनका बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वेट ज़्यादा है, या फिर बैठने का तरीका गलत है, या बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम है, वो होता है। तो जो लोग बैठ करके ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब्स है, जी क्या उनमें रिस्क है sciatica होने का? जी, डेस्क पे लैपटॉप रख के काम करना, उससे क्या होता है कि एक तो गर्दन झुकी रहती है, फिर आप हमेशा आगे को रहते हैं, सीधा होकर नहीं बैठते ना। दूसरा होता है कि लोग बेड पे लेट के काम करते हैं, जब बेड पे आलती पालती मार के बैठते हो तो बिल्कुल ही झुका रहता है आपका स्पाइन, जो कि नॉर्मल कर्वेचर नहीं है, इनसे बहुत होता है। sciatica के पेन के सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स ऐसे क्या देखने चाहिए बॉडी में? एक तो होता है कि बैक एक होना, बैक एक इज प्रीटी कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है, बट जब बैक एक से दर्द नीचे लेग में जानी शुरू कर जाए, जो पहले नहीं जाती थी, दैट इज़ वन रेड फ्लैग। आपके फुट में कमजोरी आ जाए कि पैर आपको उठाने में दिक्कत हो रही है, अंगूठा उठ नहीं रहा, पैर रगड़ के आप चल रहे हैं, दैट्स एन इमरजेंसी आपको आ रहा है। और सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है अगर आपका यूरिन पास करने में दिक्कत हो, यूरिन रुकना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली बॉडी के किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो वो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ से शुरू होकर के दर्द कहाँ sciatica तक का जा पेन रहा है? आपके लो बैक के बैक से लेकर हिप के ऊपर से लेकर थाई के पीछे से लेकर काफ पे लेकर पैर की साइड पे उंगलियों में या पैर के नीचे से अंगूठे तक जा सकते हैं। कि गलत तरीके से हड्डी चटका दी इन्होंने तो पेन और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत कॉमन है कि हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो एल्डरली होते हैं, वो नाई के पास गए, उसने गर्दन में चटका दिया और फिर वो गर्दन के नीचे पैरालाइज होकर आ गए, पैरालाइज होकर भी आते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन? सर्जरी करनी पड़ती है, बट चांसेस ऑफ कंप्लीट रिकवरी कम हो जाए। के बाद तो एक बार ये भी बता दीजिए कौन सी चीजें उनके साथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो वो नहीं कर सकते? जिससे होती है, अगर यूरिन में प्रॉब्लम आए तो सेक्सुअल लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। टिंगलिंग की सेंसेशंस भी होती है कि पैर में या फिर बॉडी में झिंझनी हो रही है या सुन्न हो गया पूरा शरीर, तो क्या ये भी एक रेड फ्लैग होता है sciatica का? झिंझनी तो होती है कि नर्व इरिटेट होगी तो झिंझनी होगी, वो पेन कहते हैं, जलन होती है, कोई कहता है चीटियाँ चलती हैं, आग लगती है, ऐसा लगता है जमीन पे नहीं चल रहे, रेत पे चल रहे हैं, वो होता है। बट अगर सुनपन आ जाए तो ये मतलब कि बीमारी एडवांस हो गई है। सुन तब होता है कि जब नर्व पूरी दब जाती है और नर्व धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया उनके साथ तो उनकी नस कहीं की दब गई या इधर उधर हो गई, तो ये प्रॉब्लम जो है वो अग्रीवेट हो सकती है। अब जब यंग बंदा हो, फ्रेश कोई चोट लगी हो या फ्रेश इंसिडेंस हुआ, वेट लिफ्टिंग के बाद हुआ हो, तो वो एक्सरसाइज से, प्रिकॉशन से वो जल्दी कभी कभी अंदर चले जाती है। बट अगर ये पेन आपको कुछ सालों तक है, कि 10 साल 12 साल से है, वो सूख जाती है, वो फिर जाती नहीं है। और इसकी वजह से फिर पेशेंट्स क्या कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चल तक नहीं पाते, कई मेरे पेशेंट्स होते हैं बेड रिडन होते, कहते उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते, पैर जैसे ज़मीन पे रखते हैं चीखें निकलती हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं, कई व्हील चेयर पे आते हैं, वो मोबिलिटी बहुत उनकी कमजोर हो जाती है। sciatica के पेन में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बेड रिडन तक होना पड़ता है उनको, तो sciatica का परमानेंट इलाज क्या है? sciatica का परमानेंट इलाज दो तरह से होता है। एक होता है क्या आपको भी कभी ऐसा पेन हुआ है जो लोअर बैक से शुरू होकर के आपके पैरों और थाइस तक चला जाता है और पेन इतना शार्प होता है कि आपके लिए झुकना, उठना और बैठना तक मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो फिर आप इसे बैक पेन समझकर इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये एक नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जिसे sciatica कहते हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, अचानक से क्यों शुरू हो जाती है, इसके पीछे की रीजंस क्या है, सिम्टम्स क्या है जो हम लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर इसका ट्रीटमेंट भी कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनसे आज के इस सेशन में हम इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छी खासी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर करणजीत सिंह नारन, जो कि सीनियर डायरेक्टर है न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मेदांता मेडिसिटी में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी ऑडियंस तक sciatica के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई थिंक आपके पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के आते होंगे। मैंने जब इस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि विंटर्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम्स कई बार ज्यादा अग्रीवेट हो जाती है और लोगों में इसकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि sciatica पेन है क्या
क्या है और किसी भी इंसान में ये जो दर्द है अचानक से कैसे डेवलप हो जाता है? शियाटिका जो है ये शियाटिक नर्व की पेन को बोला जाता है। शियाटिक नर्व हमारे स्पाइन से, लोअर स्पाइन से निकलती है, लेग के या थाई के पिछले हिस्से से जाकर जो नीचे पिंडलियां हैं उसके पीछे जाकर पैर के नीचे तक जाती है। ये सारे मसल्स को सप्लाई करती है, यहाँ तक कि अंगूठे को भी सप्लाई करती है पैर के। अब जब नर्व की रूट्स होती हैं कि L4, L5, S1 से शुरू होती है, कहीं भी नर्व में कुछ दबाव आए तो उसकी दर्द जो है वो सारे नर्व के ट्रैक्ट के साथ साथ जाती है। जहाँ जहाँ नर्व जाती है वहाँ वहाँ पेन महसूस होती है, चाहे प्रेशर एक जगह पे हो चाहे दो जगह पे हो, वो होता है। इस नर्व की पेन को जो कमर से लेकर पैर के पीछे से लेकर पैर तक जाती है, इसको हम शियाटिका बोलते हैं। शियाटिक नर्व की पेन को हम शियाटिका बोलते हैं। ओके। जी। तो ये जो शियाटिका का पेन है ये किन लोगों में शुरू हो जाता है? कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो इसके पेन होने के रिस्क पर ज्यादातर रहते हैं? शियाटिका जो पेन है, नॉर्मली मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है डिस्क प्रोलैप्स। जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है वर्टिब्रास के बीच में से और वो नर्व के रूट को दबाती है तो वो पेन पूरे लेग में जाती है। अब डिस्क प्रोलैप्स का मोस्ट कॉमन कॉज तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जिनका बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट ज़्यादा है, या फिर बैठने का तरीका गलत है, या बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम है, वो होता है। कुछ साल पहले तक हम देखते थे ये थोड़ा सा मिडल एज एंड एल्डरली एज में आता था। आजकल यंग एडल्ट्स में भी है। कोविड के बाद जो मेरी प्रैक्टिस में हुआ है कि ये 25 साल 30 साल से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो इसलिए है क्योंकि लैपटॉप पे और वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़ गया है लोगों का। तो जो लोग बैठ करके ज्यादा देर तक काम करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब्स है, क्या उनमें रिस्क है शियाटिका होने का? जी, होता क्या है कि बैठने का तरीका सबसे कॉमन है कि एक तो है कि डेस्क पे लैपटॉप रख के काम करना। उससे क्या होता है कि एक तो गर्दन झुकी रहती है, फिर आप हमेशा आगे को रहते हैं, सीधा होकर नहीं बैठते। मैं सबको बोलता हूँ, या तो एक एक्सटर्नल स्टैंड लेकर, एक्सटर्नल कीबोर्ड लेकर बैठिए। दूसरा होता है कि लोग बेड पे लेट के काम करते हैं। जब बेड पे आलती पालती मार के बैठते हो तो बिल्कुल ही झुका रहता है आपका स्पाइन, जो कि नॉर्मल कर्वेचर नहीं है। इनसे बहुत होता है। अब प्रोलॉन्ग ड्राइविंग या हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग होते हैं, जिम से बहुत लोग आते हैं जी, ट्रेनर ने कहा जी डेड लिफ्ट कर लो, उसके बाद लेग में पेन आ गई। डेड लिफ्ट तो बहुत कॉमन कॉज हो गया आजकल इसका। जी। तो जैसे आपने कहा कि जो गलत पोस्चर है उसकी वजह से जो शियाटिका का पेन है वो ट्रिगर हो सकता है। तो अगर हमारी ऑडियंस को समझना हो कि बैठने का, खड़े होने का सही पोस्चर तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम इस तरह के जो पेन है उससे खुद को प्रिवेंट करके रख सकें, तो बैठने का सही तरीका चेयर पे होता है कि चेयर की एज पे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है आपको, बिना सपोर्ट के ऐसे लेट के नहीं बैठना। जहाँ पे चेयर मुड़ती है आपका हिप टच करना चाहिए उसको, बिल्कुल पीछे सटक के बैठना है। और मेक श्योर कि चेयर के में जो पीछे बैक है उसमें एक थोड़ी सी लंबर सपोर्ट हो, ऐसे जैसे आप सीधे होकर आराम से बैठे। अगर जमीन पे बैठना है, जैसे लोग पूछते हैं कि मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, अगर आपको बैक एक की प्रॉब्लम है तो एडवाइस होगा कि दीवार के साथ टेक लगाकर बैठिए। बेड पे बैठे हैं तो सीधा टेक लगाकर बैठिए, ऐसे लेट के सिर्फ गर्दन मोड़ के, उसमें गर्दन भी जाती है और ये भी होता है। लेकिन डॉक्टर, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये होगा कि जब भी हम इस तरह के पोस्चर में खुद को एकदम बहुत देर तक बैठ करके रखते हैं तो धीरे धीरे फिर वो एकदम हम कंफर्टेबल वाले पोस्चर में हो जाते हैं। होते रहते, वो ठीक है, बट ब्रेक ले लीजिए, करवट ले लीजिए, उठ के बैठ जाइए। जैसे आपके 8 घंटे सिटिंग जॉब है, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करना है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि 1 घंटे 1.5 घंटे में उठ के थोड़ा सा घूम लो, ट्विस्ट कर लो थोड़ा सा, ताकि उस स्पाइन का वो हो जाए। जैसे जब पेशेंट्स पूछते हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं, हमें बाहर जाना, सेम 1 घंटा 1.5 घंटा चलाइए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपना पीठ सीधा कीजिए, फिर बैठिए। सबसे ज्यादा ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है जब आप खड्डे में जाते हैं, वर्टिकल जर्क जब लगता है तो बहुत पेन एग्रावेट होती है। जी। ओके। तो जैसे आपने हमें बताया कि कौन से लोग हैं जो ज्यादातर रिस्क पर रहते हैं, उसमें आपने कहा लाइफस्टाइल एक मेजर कॉज है। कई बार क्या होता है कि लोगों को बचपन से ही ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया उनके साथ तो उनकी नस कहीं की दब गई या इधर उधर हो गई, तो ये प्रॉब्लम जो है वो अग्रीवेट हो सकती है। तो अगर किसी का एक्सीडेंट ऐसा हुआ होता है, नस दब जाती है, तो ये भी दिक्कत बढ़ सकती है। जी, होता क्या है कि एक्सीडेंट में जो है कि अगर वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, डिस्क क्या होती है, एक बड़ा सॉलिड टफ कैप्सूल होता है, सेंटर में जेली होती है।
जब उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है तो वो कहीं से फट सकती है और जली बाहर आ सकती है। जली बाहर आकर नर्व को दबाती है और वो पेन होती है। अब जब यंग बंदा हो, फ्रेश कोई चोट लगी हो या फ्रेश इंसिडेंस हुआ, वेट लिफ्टिंग के बाद हुआ हो, तो वो एक्सरसाइज से, प्रिकॉशन से वो जली कभी कभी अंदर चले जाती है। बट अगर ये पेन आपको कुछ सालों तक है कि 10 साल 12 साल से है, वो सूख जाती है, वो फिर जाती नहीं है। फिर वो आगे चलकर उसका इलाज वो सर्जिकल में आ जाता है। जी, ओके। जी, जी। तो इसमें क्या जो लोगों के बचपन से ही इस तरह के दर्द रहता है, फिर उनमें क्या रीजंस होते होंगे, बचपन फैक्टर्स? में जो दर्द होते हैं उनके रीजन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डिस्क प्रोलैप्स बहुत कम होता है। कई बारी बचपन से कैनाल, जो स्पाइनल कैनाल होती है वो छोटी होती है, या कुछ और कारण होते हैं। शियाटिका का कारण सिर्फ डिस्क नहीं होता है। शियाटिका का कारण होता है, एक तो मोस्ट कॉमन कारण डिस्क होता है। कुछ बोनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं, लिस्थेसिस होते हैं, जैसे बोन के ऊपर बोन स्लिप कर जाती है, वो भी होता है। शियाटिका के कारण कई बार ट्यूमर्स भी होते हैं, नर्व्स के ट्यूमर्स होते हैं, वो होते हैं। ओके। और एक कॉमन कारण होता है आज की डेट में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, इन्फेक्शंस। वो भी उसको इन्फ्लेम होकर नर्व को दबाते हैं तो वो पेन जाती है। तो अगर आपका थोड़ा सा अनयूजुअल यंगर एज ग्रुप है, वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जरूरी है। जरूरी नहीं है कि स्पाइन में नर्व दबे, कई बारी नर्व हिप में भी दबती है, जिसे पिरिफॉर्मिस कहते हैं। ओके। वो खास करके उन लोगों में होते हैं जो ज्यादा देर आरती पारती या चौकड़ी मार के बैठते हैं। शुरू शुरू में ये देखा गया था, ये टेलर्स में बहुत होता था। वो बैठकर मशीन चलाते थे तो वो नर्व वहां पे दबती थी। बट इसका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो देखना पड़ता है हिस्ट्री से और पेशेंट को एग्जामिन करने से पता लग जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम अगर लक्षणों की बात करें कि शाइटिका के पेन के सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स ऐसे क्या देखने चाहिए बॉडी में, तो आप कुछ ऐसे लक्षण बता सकते हैं जो यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं? ठीक, एक तो होता है कि बैक एक होना। बैक एक इज प्रीटी कॉमन, बहुत कॉमन चीज है और उसके बहुत ही कारण है। बट जब बैक एक से दर्द नीचे लेग में जानी शुरू कर जाए, जो पहले नहीं जाती थी, दैट इज वन रेड फ्लैग कि आपका अब नर्व दब रही है। अगर आपको शियाटिका है, आप नोन है शियाटिका के पेशेंट, आपके फुट में कमजोरी आ जाए कि पैर आपको उठाने में दिक्कत हो रही है, अंगूठा उठ नहीं रहा, पैर रगड़ के आप चल रहे हैं, दैट्स एन इमरजेंसी आपको आ रहा है। और सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है अगर आपका यूरिन पास करने में दिक्कत हो, यूरिन रुकना शुरू हो जाए, दैट्स एब्सोल्यूट इमरजेंसी दैट यू रिक्वायर टू गो टू द हॉस्पिटल, और आपको मोस्ट लाइकली सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जी जी। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स में कई बार जैसे झिंझनी या मतलब नमनिंग या टिंगलिंग की सेंसेशंस भी होती है कि पैर में या फिर बॉडी में झिंझनी हो रही है या सुन्न हो गया पूरा शरीर, तो क्या ये भी एक रेड फ्लैग होता है शायटिका का? झिंझनी तो होती है कि नर्व इरिटेट होगी तो झिंझनी होगी, वो पेन कहते हैं, जलन होती है, कोई कहता है चीटियां चलती है, आग लगती है, ऐसा लगता है जमीन पे नहीं चल रहे, रेत पे चल रहे हैं, वो होता है। बट अगर सुनपन आ जाए तो ये मतलब कि बीमारी एडवांस हो गई है। अच्छा। सुन तब होता है कि जब नर्व पूरी दब जाती है और नर्व धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। टेम्परेरी नंबनेस ठीक है, पर आपका पैर अगर सुन रहना शुरू हो गया तो वो तो फिर ठीक होना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। तो दैट्स एन अर्जेंट, ये अर्जेंट इमरजेंसी जी जी सिचुएशन जी क्रिएट जी हो गया जी इसमें। जी। और इसके अलावा जैसे अगर हमें समझना हो कि शाइटिका का पेन एग्जैक्टली बॉडी के किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो वो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ से शुरू होकर के दर्द कहाँ शियाटिका तक का जा पेन रहा है? आपके लो बैक के, बैक से लेकर हिप के ऊपर से लेकर थाई के पीछे से लेकर काफ पे लेकर पैर की साइड पे उंगलियों में या पैर के नीचे से अंगूठे तक जा सकता है पेन। इतना ज्यादा जा जी जी सकता है? जी। और इसकी वजह से फिर पेशेंट्स क्या कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चल तक नहीं पाते, बैठ कई नहीं मेरे पाते? पेशेंट्स होते हैं बेड रिडन होते, कहते उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते, पैर जैसे जमीन पे रखते हैं चीखें निकलती हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं, कई व्हील चेयर पे आते हैं, वो मोबिलिटी बहुत उनकी हैम्पर कमजोर हो होती जाते है। हैं। जी। तो अगर किसी को इस तरह से समझना हो कि शाइटिका का पेन उन्होंने लंबे समय तक इग्नोर किया, बैक पेन समझ के या नॉर्मल कुछ भी उसको समझ करके, तो इमरजेंसी में किस तरह की दिक्कत में वो आ सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को एक बार इमरजेंसी अलर्ट मैंने वो करना है। पहले बताया कि एक कि पैर आपका जो पहले चलता था, आप अपने अंगूठे को ऐसे ऊपर कर सकते थे, अब नहीं कर पाते। दो, यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन की इज अ मेजर मेजर रेड फ्लैग कि आप इसको ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको तुरंत जाना है। तो ऐसे लोग जो ज्यादा जिम या एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, क्या उनमें भी शाइटिका का पेन ट्रिगर हो सकता है? होता है, उनमें बैक एक ट्रिगर होता है, शियाटिका भी होता है कि
ज़रूरत से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया। बहुत कॉमन है कि हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल पतले हेल्दी पेशेंट्स, बैक एक, लेग में पेन जा रही, क्या हुआ, वो ट्रेनर साहब ने बोला था कि डेड लिफ्ट कर लो थोड़ा सा और हो जाएगा। सो डेड लिफ्ट और ये बहुत ही रिस्की है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, तो सिर्फ हेल्थ के लिए आप जाते हैं जिम, तो कार्डियो और लाइट वेट्स पे रखिए। अगर आपको बैक एक है और आप फिर भी जिम जाते हैं, तो मेरा एडवाइस होगा कि खड़े होकर वेट मत उठाइए, बैठ के मत उठाइए, क्योंकि बैठकर आप उठाते हैं तो वेट सारा स्पाइन पे जाता है। आप लेट के उठाइए अगर आपको उठाना ही है तो, ये तो कार्डियोज आर इनफ। ओके, ठीक है। अच्छा, जो लोग जैसे ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन काफी ज्यादा होता है, क्या उनमें भी प्रॉब्लम होती है sciatica होती है, की? जरूर होती है। उनमें तो ये होता है कि अगर आप वो वेट कम करें, 8-10 केजी कम करें, जैसे पेशेंट 110 केजी का है वो 100 केजी पे आ जाए, 80% सिम्टम्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं, खुद ये ही हमने से? देखा है। बट अगर पैर में कमजोरी आ चुकी है, नमनेस आ चुकी है, तो फिर तो वो सर्जिकल में जाता है। बट अगर वो वेट लॉस करें तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होती है। तो वेट लॉस एक तरीका है sciatica के पेन को थोड़ा बहुत कम जी करने का? जी, sciatica होता क्या है कि ये आपका वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के बीच में शॉक एब्जॉर्बर्स एंड डिस्क। अब डिस्क पे जितना वेट पड़ेगा उतना पेन होगा। अब ऊपर से वेट कम कर देंगे तो वो रिलीफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है। जी। और जो लोग जैसे जैसे हमने बात की कि डेस्क जॉब है जिन लोगों की जी। बहुत ज्यादा, या लोग जो ड्राइव करते हैं, अगर उनमें ये पेन ट्रिगर हो रहा है तो क्या ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद वो ना बैठ सकते हैं ना ड्राइव कर सकते हैं, बंद ही हो जाती है? होता है। वो सिटिंग बिकम्स मोर पेनफुल, तो लेटना ही पड़ता है। करेक्ट तो है। वो फिर टाइम है कि आपको इंटरवीन करना पड़ता है वो पेन के लिए। ओके, तो अगर हमने जैसे सिम्टम्स पर बात की कि ये सारे लक्षण देख करके जी आपको समझ जाना चाहिए जी कि sciatica का पेन हो रहा है। जी। अगर किसी को लक्षण समझ में आ गए हैं, तो उसके बाद उन इंसान का पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि वो समझ चुके हैं कि हाँ, मुझे ये sciatica का ही दर्द है? पहला स्टेप होता है कि आप डॉक्टर से मिले। हम्म, नॉर्मली इंडिया में लोग किसी मालशे के पास चले जाते हैं कि कड़क करा लें, या डायरेक्टली फिजियो के पास जाते हैं। बट पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कारण क्या है। जैसे मैंने बोला, sciatica का कारण सिर्फ डिस्क नहीं होता, और भी कारण होते हैं। एल्डरली एज ग्रुप में आ जाओ तो कैंसर्स बहुत कॉमन कारण आता है, तो वो देखना पड़ता है। तो पहले एक इमेजिंग होनी चाहिए, एमआरआई, जिससे आइडिया मिल जाए हमको क्या है, कौन से लेवल पे डिस्क है। फिर उसी हिसाब से हम उसको टेलर करते हैं कि एक्सरसाइजेज ये वाली करनी है, नहीं करनी, पेन रिलीफ के लिए क्या क्या मेडिसिन लेनी है। फिर वेट एंड वॉच होता है, एंड देन आगे अगर नहीं रिलीफ हो, जब पहले ही इमरजेंसी साइंस के जाएगा, फिर सर्जिकल कैंडिडेट। आपने जैसे हमें इतनी सारी चीजें अभी बताई, तो प्लीज हमें ये भी बता दीजिए कि अगर sciatica के पेशेंट्स हैं, उनको पेन है, तो उन्हें कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? एक्सरसाइज में ये होता है कि एक थोड़ा सा एमआरआई देखना पड़ता है हम्म, कि कौन से लेवल पे है और क्या है। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि डिस्क प्रोलैप्स, खाली डिस्क निकला हो, तो उसमें यूजुअली हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराते हैं कि पीछे को झुकने वाली एक्सरसाइजेज, या योगा के जो आसन होते हैं, चक्र आसन, धनुषासन टाइप्स, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर उनका है कि केनाल स्टेनोसिस है, कि हड्डी भी बड़ी हुई है, नर्व्स का रास्ता भी टाइट है, उनमें हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कराते हैं, जारी कि आगे को झुकने का। आगे को झुको, पैरों को हाथ लगाओ, घुटना मोड़ के पेट के साथ लगाओ, इससे उनको जारी हेल्प होती है। वो थोड़ा सा देख कर वो टेलर किया जाता है मरीज के हिसाब से एक्सरसाइजेस। तो एमआरआई में फिर पेशेंट्स कैसे क्या देख करके आप बता सकते हैं कि इनमें फिर दवाइयों का जो है वो रोल आएगा या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी? एमआरआई अकेले पे डिसाइड नहीं होता है, एमआरआई और पेशेंट को देखना होता है। अगर पेशेंट को सिर्फ पेन है, यंग पेशेंट आया है, पहली बारी पेन है, तो 80% 90% चांस है कि वो कंजर्वेटिव यानी कि बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। हमें डिस्क देखनी होती है, डिस्क अगर सीधी बाहर आई है, डिस्क हाइड्रेटेड है, तो वो अंदर आने का चांस है। डिस्क निकल कर नीचे को सटक के फंसी हुई है, वो नहीं आएगी। डिस्क निकल के टूट के कहीं पड़ी हुई है, वो नहीं आएगी। वो फिर सर्जिकल कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो उनमें वो डिसाइड करना आसान रहता है। आपने जैसे कहा कि कई बार जो है नस दबने के साथ साथ हड्डी भी बढ़ने लगती है sciatica में, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। वो जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती है, उसमें क्या होता है कि आपके लिगामेंट्स और वो बोन्स भी थोड़ी सी आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिससे रास्ता टाइट हो जाता है। वो केनाल स्टेनोसिस होता है। उसके सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं कि लेग में पेन जाती है, पर एक सिम्टम और होता है कि मरीज उठ के कहता है जी मैं खड़ा होता हूँ, खड़े होते पेन होती है, जब मैं चलता हूँ कुछ टाइम बाद इतनी पेन होती है मुझे बैठना पड़ता है। फिर मुझे ऐसे आगे को झुकता हूँ,
आराम मिलता है, फिर मैं चलता हूँ, तो इसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। तो ये यूजली लेट प्रेजेंटेशन होती है, थोड़े से बड़े एडवांस एज ग्रुप स्टेजेस में में। आती है। ओके। जी अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए कई लोग बहुत से घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, जी जैसे कि अगर दर्द हो रहा है तो हीट पैड लगा लिया या जी आइस पैड लगा लिया, तो जी इससे आराम मिलता है? जी हीट पैड, आइस पैड, ये जो ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स होती है, डिफरेंट तरह की तेल लगाना, इनसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अगर आपको एक्यूट पेन हुई है, अभी हुई है, तो कोल्ड पैक्स, आइस पैक्स आर हेल्पफुल। ठीक है। अगर आपको पुरानी है, क्रोनिक बीमारी है, तो हीटिंग पैड्स या गर्म पानी की बोतल वो ठीक रहती है। अगर साथ में अगर आप ट्यूब वगैरह भी मल लेते हैं, तो उससे वो थोड़ा सा आपको इफेक्ट ज़्यादा आता है, मसल रिलैक्स होती है, और साथ में पेन किलर्स खाने की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो कम हो जाती है। जाती है। तो कई अगर लोग जैसे गरम तेल का भी मसाज करते हैं, तो जी ये भी सही जी रहता है? मसाज होता है कि आप सुपरफिशियली कीजिए, हुँ, जो होता है ना कि हम हड्डी को सीधा कर देंगे क्लिक करके, ये वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत नहीं सारे करना, लोग पहलवान के पास या इस वो तरह नहीं के लोगों के पास चले जाना नहीं जाते हैं। चाहिए। तो वो कई बार उसकी वजह से भी लोग साइटिका का पेन लेकर के आते हैं कि जी गलत तरीके से हड्डी चटका दी इन्होंने, जी तो पेन और ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत कॉमन है कि हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो एल्डरली होते हैं, वो नाई के पास गए, उसने गर्दन में चटका दिया, और फिर वो गर्दन के नीचे पैरालाइज होकर आ गए। ये भी पैरालाइज़्ड होकर के? पैरालाइज होकर भी आते हैं। ओके, जी जी तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा सर्जरी उनके करनी पास? पड़ती है, बट चांसेस ऑफ कंप्लीट रिकवरी कम हो जाते हैं उसमें। सिर्फ नाई की हड्डी चटकाने की वजह जी से जी इतने जी गलत तरीके जी से? जी जी ओके। जी तो जैसे हमने साइटिका के इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की, आपने कहा कि टेम्पररी रिलीफ के लिए ये सब चीजें की जा सकती जी है। दवाइयों का रोल कब आ जाता है कि जब इतना पेशेंट से पेन बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि दवाई खाने की नौबत आ रही है? पेशेंट के से पेन बहुत हो रहा है, 24 घंटे दर्द रह रही है, चल नहीं सकते, नॉर्मल अपना काम नहीं कर सकते, करना चाहते हैं हम्म, एक्सरसाइज, तो हम मेडिसिन शुरू करते हैं। हम्म, मेडिसिन भी दो तरह से होती है, तीन तरह से। एक होती है कि नर्व की आपकी जो पेन है उसको कम करती है हम्म, सिर्फ, जिसको आजकल बहुत कॉमन सारी दुनिया खाती है, जैसे जो जेनरिक नाम है उनके हैं, ये प्री गाबापेंटिन एंड गाबापेंटिन, ये मेडिसिन होती हैं। हम्म, फिर आते हैं मसल रिलैक्सेंस, क्योंकि ठीक है। जब पेन होती है हम्म, तो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि ये जगह मूवमेंट ना करे, हम्म, मसल आपके स्पाज्म में जैसे ऐसे अकड़ जाते हैं, हम्म, तो अकड़ जाते हैं तो थोड़ी सी मूवमेंट से के साथ और पेन होता है। तो हम्म, फिर हम बॉडी में मसल रिलैक्सेशन देते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो मसल्स, क्योंकि स्पाज्म में जब मसल होती है तो उसका भी पेन होता है, हम्म, तो वो होता है। और तीसरा होता है जो आपके नॉर्मल पेन किलर्स हो गया, जैसे आपके डिक्लोफिनेक हो गए, पैरासीटामोल्स हो गए, हम्म, ये यूजली यूज करते हैं कि अगर पेन बहुत ज़्यादा हो या टॉलरेट ना हो, ओके। क्योंकि लॉन्ग टर्म इनके खाने से वो किडनी पे असर आने का रिस्क काफ़ी हाई होता है, गैस्ट्राइटिस बहुत होता है इनसे। तो मतलब साइटिका के दर्द के लिए अगर पेन किलर्स खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? उसके भी होते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिसिन के होते हैं, बट जो नर्व के लिए पेन्स देते हैं उससे साइड इफेक्ट्स कम है। नींद आती है, तो आपको शुरू शुरू में कुछ दिनों के लिए मे बी ड्राइविंग में डिफिकल्टी होगी, हम कहते हैं कि अवॉइड कीजिए, सुबह काम पे कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है, हफ्ते में सेटल हो जाता है, बट मेडिसिन इलाज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट्स होते होंगे? मेडिसिन अगर आप खाते हैं, जैसे ये जो नर्व पेन्स के लिए है, तो आपको नींद, हम्म, कई मरीजों को टॉलरेट नहीं होती है, बेचैनी होती है खाने के बाद, कई कहते हैं जी दिमाग हमारा सुस्त होया सोया सोया रहता है, अच्छा। ये होता है। दूसरा होता है कि अगर आप पेन किलर्स खा रहे हैं तो फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और फिर लॉन्ग टर्म खाने से किडनी की प्रॉब्लम हो हो सकते हैं। सकती है ओके। डेफिनेटली। तो जो ये नसों की दिक्कत है साइटिका, इसमें क्या नस सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नसों में? जी, नस में सूजन आ जाती है, वो इरिटेट होती है, हम्म, कुछ उसको दबाता है दबाता है दबाता है तो वो सूजता है, और वो सूजता है तो वो दर्द ब्रेन तक पहुंचती है उसको। तो ऐसे में क्या हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें शामिल कर सकते हैं जो नसों के सूजन को थोड़ा कम कर सकते हैं? इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, नहीं पड़ता है बट फर्क। डायबिटिक अगर आप हैं तो डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो डायबिटीज से एक इंडिपेंडेंट रिस्क होता है नर्व डैमेज होने का। अच्छा, जी तो ऐसी और भी कोई बीमारियां हैं जो डायरेक्टली साइटिका को ट्रिगर करती हैं? जैसे आपने एक तो कहा डायबिटीज। डायबिटीज के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जो आपको शैटिका की तरह लगती है। अच्छा। आपको सिम्टम्स वही आएंगे, कहेंगे जी मेरे पाँव में झिनझिनी हो रही है, 24 घंटे हो रही है, तो आपको आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको एमआरआईज में कुछ मिलता नहीं है, तो पता लगता है डायबिटीज डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड है, तो वो उसके लिए फिर इलाज सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा डॉक्टर, क्या है विटामिन बी 12 की कमी जिस हिसाब से इंडिया में बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 70-75% लोग ऐसे हैं जो डेफिशिएंट हैं, तो क्या ये भी एक साइटिका के पेन का या साइटिका होने का एक
हो सकता है कॉज? विटामिन B12 की कमी से sciatica हो जाए थोड़ा सा रेयर है, पर अगर आपको B12 की कमी है और sciatica है तो आपका पेन एग्रावेट होगा, और बढ़ सकता है। क्योंकि B12 वो जो नर्व की कवरिंग है उसमें यूज होता है कि अगर नर्व की कवरिंग खराब हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किटिंग करंट महसूस होना, दर्दें बहुत बढ़ जाती हैं। जी शाइटिका की पेन में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, जी चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बेड रिडन तक होना जी पड़ता है उनको। तो ऐसे में आपने बताया कि दवाइयों का भी जो है वो रोल होता है, लेकिन जी। दवाइयाँ जो है वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो शाइटिका का परमानेंट इलाज क्या है फिर? sciatica का परमानेंट इलाज दो तरह से होता है। हुँ, एक होता है एक्सरसाइज, हुँ, कि आपको अर्ली स्टेज है, आप एक्सरसाइज कीजिए, वेट लॉस कीजिए, पोस्चर ठीक कीजिए, हेल्दी स्पाइन हेल्थ मेंटेन कीजिए हुँ, अपनी, हुँ, यू विल बी ओके। ओके। दूसरा होता है सर्जिकल, अगर बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, नर्व दब रहा है या कोई और रीज़न है तो फिर वो सर्जरी से होता है। हुँ, जैसे मैंने बोला था इन्फेक्शन हो जाए, टीबी हो जाए, टीबी से अगर आपको sciatica है दैट इज़ क्यूरेबल विद मेडिसिन्स, बट ओवरऑल दो ही मेजर तरीके होते हैं, हुँ। बाकी सब पेन रिलीफ ही होता है। तो सर्जरी आपने जैसे कहा, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि शाइटिका में सर्जरी की नौबत कब आ जाती है? sciatica में नौबत तब आती है जब पेन आप ट्राई कर रहे हो, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, महीना 2 महीना आपने ट्राई कर लिया, नहीं ठीक हो रहा। हुँ, हुँ। उसके बाद आपकी पेन एग्रावेट हो रही है, जो रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस किए, पैर में कमज़ोरी आ रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, एरिया सुन्न हो रहा है, तब आपको सर्जरी की नौबत आती है। और सर्जरी कैसे की जाती है और कहाँ की सर्जरी जाती है? इसके काफ़ी तरह से होती है। एक तो होती है कि हम आजकल तो सारी सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव हुँ, करते हैं, छोटे चीरे से। हुँ, दूरबीन से करते हैं कि सिर्फ डिस्क को निकालना हो तो वो छोटे चीरे से, इतने से चीरे से निकल जाती है। हुँ, पीछे से करते हैं, साइड से करते हैं, हुँ, आगे से भी करते हैं। बट कई बार ये होता है कि हमें बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें हमें इम्प्लांट्स भी डालने पड़ते हैं, कि पेच डाल के स्पाइन को फिक्स करना पड़ता है, या डिस्क की जगह स्पेसर डालना होता है। वो भी ओपन सर्जरी में भी होता है और वो भी आजकल मिनिमली एक्सेस छोटी सर्जरी, छोटे चीरे से भी दूरबीन के द्वारा हो जाती है। तो आपने जैसे सर्जरी बताई कि आजकल मिनिमल इन्वेसिव जी, सर्जरी की जी, जाती है, तो जी। एग्ज़ैक्ट सर्जरी कहाँ की जाती है बॉडी में? जौन से लेवल पे प्रॉब्लम हो, हुँ, पीछे से नॉर्मली हम करते हैं एज़ अ स्पाइन एंड ऑर्थो सर्जन। कुछ लोग आगे से भी करते हैं, साइड से भी कैमरा डाला जाता है, हुँ, बट नॉर्मली मेजरली पीठ के पिछले हिस्से से नीचे के हिस्से में ही होती है। होती है। जी। और ये प्रोसेस कितने देर का होता है टोटल? डिपेंडिंग नॉर्मली 30 मिनट से लेकर डेढ़ 2 घंटे तक का होता है होता है, ठीक है। प्रोसेस। और इसके पहले क्या पेशेंट्स को थोड़ा-सा प्रिपेयर किया जाता है कि जी, आपकी हॉस्पिटल सर्जरी? स्टे होता है, डिपेंडिंग अगर हम एनेस्थीसिया में दे रहे हैं, फिटनेस लेनी पड़ती है, हुँ, पेशेंट्स फिट हैं। हॉस्पिटल स्टे 3 दिन, 2 दिन से लेकर 5 दिन तक का होता है। हुँ, और ये एल्डरली हो तो अगर कुछ ब्लड थिनर्स हो तो वो बंद करने पड़ते हैं, तो तभी सर्जरी हो पाती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें शाइटिका की सर्जरी नहीं की जा सकती है? होते हैं कुछ लोग अनफिट होते हैं मेडिकली, कि हार्ट बहुत वीक है या फिर लंग्स बहुत ख़राब है, हम बेहोश नहीं कर सकते, वो अच्छा। इश्यूज़ होते हैं, उनमें नहीं होता है। कइयों में होता है कि बहुत सारे लेवल्स पे प्रॉब्लम होती है। हुँ, हुँ, एक लेवल की प्रॉब्लम हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। हुँ। पेशेंट तो भूल जाता है कि ऑपरेशन हुआ। हर लेवल पे प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्कस करना पड़ता है कि चांसेस है कि एक के बाद 2 की भी ज़रूरत पड़ सकती है सर्जरी की, या एक के सक्सेस रेट थोड़ा-सा कम हो जाता है। अच्छा। और आपने इम्प्लांट्स की बात की, तो फिर शाइटिका की सर्जरी में इम्प्लांट्स की लगाने की नौबत कब वो आती है? नॉर्मली कैनाल स्टेनोसिस या एडवांस लिस्थेसिस जिसमें होते हैं उसमें होती है, हुँ, हुँ। बट अगर खाली डिस्क है तो वो सिर्फ नॉर्मल डिस्क रिमूवल से ही काम चलता है। और डिस्क रिमूवल के बाद जो क्या उनकी नॉर्मल स्पाइन की हेल्थ है, थोड़ी-सी वो अफ़ेक्ट होती है? लाइफ लॉन्ग है, आपको मेंटेन करनी है। जो मेंटेन करनी। स्पाइन जैसे आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम होगी तो हम कहते हैं जी स्मोकिंग मत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना डाइट हेल्थ सुधारिए। मेंटेन कीजिए। उसी हिसाब से अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो लाइफ लॉन्ग वो जो बेसिक प्रिकॉशंस है कि मैंने बोला पीठ सीधी कर कर बैठना, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना, वेट नहीं उठाना, ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं। इनिशियली पहले महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना जारी होती है कि हम कहेंगे टू व्हीलर्स मत चलाइए, हुँ। झटका लगता है, किक मारनी पड़ती है, हाँ, उससे होती है। पर धीरे-धीरे 6 महीने, 3 से 6 महीने में डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट दे बैक टू नियर नॉर्मल। ओके। हुँ। एक स्मोकिंग करनी चाहिए अवॉइड, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि हड्डी की रिकवरी नहीं होती, फ्यूजन्स अच्छा। नहीं होती अगर फ्यूजन सर्जरी। लेकिन इसमें फिर डॉक्टर इम्प्लांट्स कहाँ लगते हैं, और वो जो इम्प्लांट्स लगते हैं उसके बाद फिर स्पाइन हेल्थ कैसे हम मतलब
चेंज हो जाती है उसमें? इम्प्लांट्स बड़े सिलेक्टेड केसेस में लगते हैं और वो नॉर्मली होता है कि जो डिस्क निकालते हैं उसकी जगह एक स्पेसर डाला जाता है, हम्म, और कई बारी फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती है तो ऊपर नीचे हड्डी में पेच डालकर रॉड डालकर फिक्स किया जाता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि कई बार इम्प्लांट डालते हुए कुछ डैमेज हो जाए, हम्म, ये रिस्क होता है कि इम्प्लांट का डायरेक्शन ठीक ना जाए, पर आजकल उसके लिए भी नेविगेशन सिस्टम्स आ गए हैं जो हम यूज़ करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि इम्प्लांट डालने से जो नॉर्मल मूवमेंट होती है हड्डी की वो रुक जाती है, एक वो फ्यूजन हो जाती है, जिससे अगर 4 लेवल पे प्रॉब्लम है, हमने एक लेवल पे किया है, तो एक लेवल की हमने इम्प्लांट डालकर मूवमेंट रोक दी है, तो उसका काम ऊपर और नीचे के डिस्क पे बढ़ जाता है, तो उनका घिसना, उनका प्रोलैप्स होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन इम्प्लांट्स की एक्सपायरी डेट भी होती है? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग होता है। लाइफ लॉन्ग जी। रहता है। तो जैसे किसी की सर्जरी हो गई शाइटिका के बाद, तो एक बार ये भी बता दीजिए कौन सी चीजें उनके साथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जो वो नहीं कर सकते, और किन चीजों का हमेशा लाइफ लॉन्ग उन्हें ध्यान रखना होता है? रिस्क तो जो हम कहेंगे पहले स्पाइन हेल्थ, बैठने का तरीका, वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो, लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। ऑपरेशन हो गया, दर्द ठीक होगी, इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर के लिए ठीक हो गए। हाँ, आपको भी मेहनत करनी है, डॉक्टर ने काम किया है अपना, आपको भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल। दूसरा है कि आपको, अगर आप इनटू जो भी आपका काम है, वेट लिफ्टिंग हम अभी भी कहेंगे कम कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। बेसिकली लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस ही हैं, वो जो ही है वो छोड़ देते हैं लोग, तो फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ऐसा भी है क्या कि फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हैं? नहीं, फ्लोर पे आप बैठ सकते हैं, हम थोड़े टाइम बाद, महीना 1.5 महीने बाद कहते हैं आप बैठ सकते हैं, लेकिन दीवार के साथ टेक लगाकर बैठिए। अगर जो इंडिया में मोस्ट कॉमन होता है जी, सत्संग में जाना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, जाइए, ज़रूर जाइए। बैठना है 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाइए। सपोर्ट चाहिए, दीवार के साथ बैठिए, टेक नहीं लगा के मिलती तो आजकल गुरुद्वारे में भी मैंने देखा लोगों को लेकर आते हैं पोर्टेबल चेयर जो मार कर हाँ, बैठते हैं, बैठ जाते हैं। पीछे सपोर्ट मिल जाती है, हम्म, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो काम नहीं करना होता वो होता है कि झुक के बहुत देर करना, जैसे खड़े होकर झुक के झाड़ू पोछा लगाना, बैठ के लगा लो, कुछ चीज गिरी हुई तो झुक के करने के बजाय घुटने मोड़कर बैठकर फिर उठाइए उसको। ये एक बार आपकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपकी लाइफ ठीक है। इससे क्या सेक्सुअल लाइफ भी इफेक्ट होती है फिर? सेक्सुअल लाइफ डिस से होती है, अगर यूरिन में प्रॉब्लम आए तो सेक्सुअल लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है, बट सर्जरी के बाद तो इफेक्ट होने का चांसेस 1.5% से भी कम रिस्क होता है। कम होता है। जी। और जैसे ड्राइविंग है या सिटिंग जॉब्स है, ये कंटिन्यू कर ड्राइविंग तो सकते हैं नॉर्मली या? शुरू हो जाती है, नॉर्मल 3 महीने में दे कैन ड्राइव। बस वही है कि ऑफ रोडिंग कम करनी है, रैली ड्राइविंग नहीं करनी, वो पेन बढ़ेगी, बाकी अदरवाइज ठीक है। कुछ फूड आइटम्स भी हैं जो अवॉइड करने चाहिए जो सर्जरी के बाद आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं? स्मोकिंग, स्मोकिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, और एनीथिंग दैट कॉजेज वेट गेन। जी, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी जी, है। जी। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने शाइटिका पे काफ़ी अच्छे खासे जी। डिस्कशन की है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे गोल्डन रूल या मंत्रा ज़रूर बता दें कि अगर वो चाहते हैं कि शाइटिका के पेन से वो खुद को प्रिवेंट करके रखें, या क्या ऐसी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें कि इस तरह की जो दिक्कत उन्हें हो ही ना, तो वो कौन कौन से देखिए, चीज़ें? मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि जो sciatica है, ये बीमारी एक दिन की नहीं है, लोगों की सालों की मेहनत होती है, जिसके कारण ये कमाते हैं। गलत लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर, दिन में 20 मिनट बॉडी को दीजिए, थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी रखिए। 24 घंटे आप काम लेते हैं, तो बनता है आपका बॉडी की भी थोड़ी सी सर्विसिंग करना। गाड़ी चलाते हैं आप, उसके हर 6 महीने में सर्विसिंग कराते हैं। प्लीज़ अपने बॉडी का ध्यान रखिए। लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल हेल्थ के बारे में, सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ आता है, बट आज की डेट में सिंपल थिंग्स, रेगुलर वॉक, ब्रिस्क वॉक, भागने की भी ज़रूरत नहीं है। सिटिंग पोस्चर जो मैंने बताया है कि हिप्स को पीछे लगाकर बैठिए। अवॉइड वेट गेन, बहुत ज़्यादा पेट मत निकले, एंड अवॉइड अननेसेसरली वेट लिफ्टिंग, तो आप ठीक रहें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन जी। में आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी शाइटिका से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। और आप हमें चाहें तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि हम अगला जो पॉडकास्ट है वो किन टॉपिक्स पर कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू।